नमस्कार दोस्तों। क्या एक सिंपल सोशल मीडिया बैन करने के बाद क्या सारे लोग इतना भड़क गए कि गवर्नमेंट को गिरवा दिया, पार्लियामेंट को आग लगा दी, प्रधानमंत्री को भागने पर मजबूर कर दिया और इतना खुश हो गया? भारत चुप है, चाइना चुप है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा रिस्पांस क्या है? कंप्लीट साइलेंस, कोई आवाज नहीं। सिर्फ इतना कर दिया कि जो हमारे चेक पोस्ट थे, नेपाल के साथ लगते थे 5, उनको सील कर दिया गया है ताकि कहीं वहां से रेफ्यूजी आ ना जाए। भाई आपका बॉर्डर तो पहले ही खुला था, जहां पर नेपाली कभी आ सकते हैं, कभी जा सकते हैं, भारत में फ्रीली काम कर सकते हैं। रेफ्यूजी वाली कौन सी बात आ गई? ये बात समझने वाली है, ये रेफ्यूजी कौन से हैं। और ये जो हो रहा है, इससे पहले हमने कुछ एक्शंस देखे बॉर्डर के ऊपर, जो नेपाल और यूपी, बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है, वहां पर कुछ हरकतें की गई भारत की तरफ से। और अब वहां पे बोला जा रहा है रेफ्यूजी स्पिल ओवर ना आ जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। ये रेफ्यूजी कौन से हैं? दूसरा, चाइना ने आज ही एक एग्रीमेंट साइन करना था नेपाल की गवर्नमेंट के साथ। वो था कि बीआरआई को एक्सटेंड किया जा रहा था रेलवे लाइन के थ्रू। उसको एक दिन पहले आग लगती है और वो साइनिंग एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, बीआरआई बंद हो जाता है। ये दूसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन ये था कि लोग बोल रहे हैं भाई ये तो चाइना ने करवा दिया, कोई कहता है कि डीप स्टेट अमेरिका वो लगा है। एनालिसिस वो नहीं है। एनालिसिस ये है, ये टाइमिंग परफेक्ट है। बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले एक कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट, जो भारत में मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने में लगे हुए थे सभी, वो गवर्नमेंट गिर जाती है। ये तीसरा क्वेश्चन। और क्या ये सनातनियों के जागने का टाइम आ गया है नेपाल का? क्योंकि हिंदू तो हमेशा ही सोता रहा। कम्युनिस्ट ने पैसे दे दिए, उन्होंने कम्युनिस्ट को वोट कर दिया। राहुल गांधी भारत में इनको पैसे देता है तो ये उसको वोट कर देते हैं। सनातनी वो नहीं है। सनातनी भारत में बीजेपी को वोट करते हैं तो बीजेपी को ही करेंगे। वहां पर भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हिंदू राष्ट्र था, हमें हिंदू राष्ट्र वापस चाहिए। तो क्या ये 2002 वाला मूवमेंट है नेपाल के लिए, जहां पर सनातनी जागा और जिहादियों से इस गवर्नमेंट को, अपनी कंट्री को छुड़ाने का प्लान बनाया? ये कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे मंजरी जी के साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि मोदी जी की खास कंसल्टेंट। और ये बात मंजरी जी ऐसे सर बतलाइए प्लीज़। हमें मालूम है कि जो आप एनालिसिस करती हैं ये सटीक होती है, बट नेपाल इज बर्निंग एंड दिस क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड। तो पहले तो जो नेपाल में हो रहा है, क्या एक सोशल मीडिया बैन होने पर इतनी आग लग सकती है कि जिनके पास कोई लीडर भी नहीं है, कोई यूथ लीडर नहीं वहाँ पे राहुल गांधी की तरह यंग ऐसा भी नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि जाना कहाँ है, उनको ये नहीं मालूम आग कैसे लगानी है? क्या ये प्लान था? क्या ये भारत ने करवाया है या ये होना ही था? जी जय सिया राम। ये होना ही था। कारण क्या है? डीप स्टेट की अगर चीज को हानि अगर आप पहुंचाएंगे तो डीप स्टेट रिएक्ट करेगा। और वो जो जिहादी वहां पर नेपाल में थे, आ चुके थे, जिनको यूपी के रास्ते बिहार जाना था, जिनको नेपाल बिहार बॉर्डर से स्पिल ओवर करना था, वो भी तो हरकत में आएंगे। फिर उनके ऊपर भी अटैक होगा, उनके ऊपर भी सफाई होगी। तो ये जो भीड़ तंत्र है ना, दंगा कराया जाता है। जब दंगा कराना एक आर्ट है, एक बिजनेस है। इसको आंदोलन का नाम दिया जाता है। मोदी जी ने टर्म दिया था आंदोलन जीवी। अब इस दंगे के पीछे पूरी इकोनॉमी होती है। जगह साफ कराना, तो अगर हिंदू जगह है तो किससे जगह साफ कराएगा, ये आप समझ लीजिए। वरना दंगे अक्सर जो है एक कौम चालू करती है और हिंदू उस जगह को छोड़ के भागता है। इस बार हम पहली बार देख रहे हैं कि सनातनी सड़क पर हैं और विधर्मी भाग रहे हैं। तो एक तो इसका ये है। और अगर ये कोई कहे कि भीड़ आई और अचानक किसी को, नहीं, एवरी पर्सन इज आइडेंटिफाइड, किसको कितना हार्म करना है। किसी को जला करके, हाथ पैर जला के छोड़ देना है, किसके हाथ पैर तोड़ देने, काट देने, किसी को सफाया कर देना, किसको जलाना है। एवरीथिंग इज प्लान टू माइन्यूट डिटेल। तो अगर ये कोई ना समझे कि अगर यहाँ जो हो रहा है वो, अब चक्कर क्या है, ये पहली बार है जब इस भीड़ में सारे लोग काम कर रहे हैं। डीप स्टेट को डीप स्टेट की भाषा में जवाब दिया जा रहा है, ओके। और कम्युनिस्ट और चाइनीज ये बैकलैश वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स
और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जो इस चीज को परिवर्तन को रोकने की कोशिश कर रही है। अभी हम लोगों ने एक शो किया था कि फ्रांस में क्यों तड़ापड़ सरकार गिर रही है, क्यों? क्योंकि वो एक चेंज लाना चाह रहे हैं और उस चेंज को आने नहीं दिया जा रहा है, इसके कारण गवर्नमेंट गिर रही है। यहाँ पर भी ये हो रहा है, यहाँ सनातनी राष्ट्र की वापस मांग हो रही है। उसको रोकने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके घर जलाए तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, उन लोगों को पीटा जा रहा है, और इसके वीडियोस हम लोग कल से सब देख रहे हैं। पर ये एक चीज नेपाल की जनता भी समझी है कि जब तक वो सनातन हिंदू राष्ट्र थे, वहां शांति थी, सद्भावना थी, विकास था, सब कुछ था, और भारत से मैत्रीपूर्ण अच्छे संबंध थे। उसके बाद जो सीआईए का वो था, जिसमें कह दिया गया कि पुत्र ने अपने पिता को मार दिया और पूरा राजवंश खत्म कर दिया और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, फिर जो नेपाल का पतन हुआ है, और जिस तरीके से वो एक मतलब एक तरीके से कहिए कि न्यूसेंस वैल्यू उसकी बढ़ गई कि वहां पे आईएसआई का गढ़ है, वहां पे सीआईए का गढ़ है, वहां पे चाइना का गढ़ है, बेसिकली एंटी इंडिया एक्टिविटी का गढ़ है। कभी आप काली नदी के ऊपर भारत से कुछ मैप्स में वो कर रहे हैं, मतलब एक भारत विरोध का वो गढ़ हो गया। और नेपाल और भारत का ना रोटी बेटी का संबंध है, और नेपाल एक ऐसा देश है जिसके सैन्य गोरखा भारतीय सेना में भर्ती हो जाते हैं। हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वहां पर ऑनरेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और वहां का जो है वो हमारे यहाँ पर है। इतना हम मतलब एक तरीके से कहीं ना दो देश कहना गलत होगा, एक ही संस्कृति के कारण ये दो हम, बस देश नाम अलग अलग है, लेकिन पूरी सभ्यता संस्कृति एक थी। अब हम बिहार इलेक्शन का एंगल देखते हैं। 3 आतंकवादी नेपाल के रास्ते ही बिहार में प्रवेश कर रहे थे। ओके, तो वो अब जो ये आरडीएक्स वगैरह नॉर्थ साइड में पकड़ा जा रहा है, ये भी एक कारण था। तो हमको पहले से मालूम था कि अगर हमें इस सारी चीजों को क्लियर करना है, तो जो बॉर्डर पे मदरसा नेटवर्क है, इसको हमको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि मदरसा नेटवर्क क्या करता है, जो नेपाली है वो तो लॉफुली आ सकते हैं, उनको भारत में आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो अगर नेपाल के साइड से आए हुए हम इलीगल रेफ्यूजी की बात करेंगे, तो वो एक कौम विशेष के होते हैं जो अक्सर पाकिस्तानी होते हैं। अब आ जाते हैं ये क्या करते हैं, जो मदरसा नेटवर्क है उसमें आते हैं, छुपते हैं, और वहां से धीरे धीरे मूव करते हैं। आपने चेक पोस्ट बंद किए ना, ये तो जंगल के रास्ते आते हैं, और पूरा लैंड रूट है, मतलब नेचर ने तो कोई डिमार्केशन भारत और नेपाल में किया नहीं है। अब यहाँ पर जो बने हुए थे वो पूरा भारत नेपाल के बॉर्डर पे, अभी हमने कुछ दिन पहले बहराइच, नानपारा, गुना, महाराजगंज, ये सब जो एरिया है, इनमें मदरसों को खत्म किया। वो सारे इलीगल बने हुए थे, उनमें सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही थी, और वो सब चीजें हम लोगों ने पहले अपने एंड पे सफाई की, और अपने एंड पे सफाई करके यहाँ से वहां जाना मुश्किल है। तभी उन्होंने बिहार का रास्ता चुना, क्योंकि योगी जी ने सफाई की, बिहार में सफाई हुई नहीं। ठीक है, नेपाल के अब बिहार इलेक्शन आ रहा है जिसको इनको दहलाना है। आप भी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर इनका इरादा है कि बहुत अच्छी तरीके से भारत में लार्ज स्केल पे दंगे हो जाए। अब इसको अगर हमको रोकना है, तो नेपाल से इन्फ्लक्स हमको रोकना पड़ेगा, और जैसे ही हम नेपाल से इन्फ्लक्स रोकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। और ये भी एक कारण है वहां पर ये कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, क्योंकि जो उग्रवादी होता है, आतंकवादी होता है, उसको कुछ करना है, तो जब कोई दंगा होता है, ये उस दंगे का पार्ट का बन जाते हैं और अपनी एक्टिविटीज दिखाने लगते हैं। नेचुरली जैसे ही आइडेंटिफाई होते हैं, इनके ऊपर अटैक होता है, क्योंकि जो नेपाल के लोग हैं उनका अपनी बेटियों पे अटैक करना, घरों पे अटैक करना उद्देश्य नहीं होता। वो अपनी हिंदू शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था महाराज ज्ञानेंद्र वाली रैली पे, कोई भी आप ये देखिए आगजनी, नारेबाजी कुछ नहीं हुआ, बस एक काफिला निकल गया कि हिंदू वे ऑफ टेलिंग है कि हाँ हम ये चाहते हैं। लेकिन अगर जैसे ही उसमें आगजनी और दंगा और ये सब होना शुरू होता है, इसका मतलब है दूसरे लोगों का हाथ, ये भीड़ में शामिल होकर के ये बता रहे हैं कि भीड़ ये दंगा कर रही है। उस चीज को जब रोकने कोई ऑफिसर आता है और हिंदुओं को क्रश करने के लिए कोई मिनिस्टर आता है, तब वो पिटता, उससे पहले हिंदू हाथ नहीं उठाता। तो अगर आप ये कहिए भारत ने कराया है, बिल्कुल नहीं।
चाइना ने इसलिए नहीं कराया है कि ओली साहब को ये आर्टें दिख रही थी, वो गए थे चाइना, मदद मांगी थी और वहां से ये हो गया कि भाई भारत से अपने रिश्ते सुधारो। ओके, तो अब पर चाइना माधुरी जी, की मदद। मुझे हाँ, मुझे मुझे एक चीज बताइए, अगर हम देखते हैं किसी इक्वेशन में तो फायदा किसका है? अगर नेपाल जल रहा है, चाइना को तो नुकसान है, तो चाइना तो कभी भी चाहेगा नहीं कि भाई वहाँ पर आग लगे। उसके $8 बिलियन ऑलरेडी BRI के अंदर लगे हुए हैं। उसके तो आज $8 बिलियन को आग लग गई, जैसे ही ओली के घर को आग लगी है। तो चाइना क्यों करवाएगा? अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? भारत में बॉर्डर पहले सफाई की जाती है, आगे बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ पर भी ताकि इलेक्शंस सही तरीके से हो जाएं, आपने नेपाल की गवर्नमेंट की सफाई करा दी। क्यों नहीं है हमारी गवर्नमेंट ये कभी क्लेम करेगी कि भाई हमारा काम भी हो सकता है? वाई इज़ इट दैट हमेशा बड़ा इजी है कहना कि ये डीप स्टेट ने करवाया? मेरा सिंपल क्वेश्चन दोबारा बार बार आपसे भी है और लोग जो सुन रहे हैं उनसे भी है, क्या सोशल मीडिया बैन करने से सिर्फ इसलिए 7 दिन के लिए बैन किया था कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए 7 दिन के बीच में तो आपको दोबारा से चालू कर दिया जाएगा? क्या रजिस्ट्रेशन इतनी बड़ी चीज़ थी कि लोगों ने पूरी की पूरी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो बच्चे अपने आप में ये काम कर सकते थे, या कोई बहुत बड़ी पावर है जिसको फ़ायदा था? ना अमेरिका को वहाँ पे कोई फ़ायदा है, ना चाइना को फ़ायदा है, फ़ायदा तो भारत का है। फायदा डीप स्टेट का है। वो जो मैसेजिंग कर सकते हैं रॉयटर्स को, वो जो मैसेजिंग कर सकते हैं आतंकवादियों को, वो जो हेल्प कर सकते हैं इंडिया में स्पिल ओवर होने के लिए, वो चीज हानि हो रही है। फायदा डीप स्टेट को था, भारत को इस दंगे से कोई फायदा नहीं है। तो आप यहाँ पर ये समझिए, हम इस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे। नेपाल चलेगा तो वहां पर अभी देखिए भारतीय एथलीट्स वहां पर है, उनका भी वीडियो आ रहा है कि उनकी भीड़ ने दौड़ा दिया। हिंदू भीड़ कभी किसी लड़की को नहीं दौड़ाएगी। हिंदू अगर सशस्त्र है तो वो लड़की, अगर बच्चे हैं, स्त्री है, किसी भी धर्म की हो, उसकी रक्षा करेगी। ये फर्क है। अगर लड़कियों को दौड़ाया गया है तो ये भीड़ डीप स्टेट की है और इसमें दौड़ाने वाले जो है आतंकवादी हैं। हिंदू कभी नहीं ये काम करता। तो यहाँ पर भारत का हाथ नहीं है। भारत को सत्ता परिवर्तन कराना है तो उसको दंगे की नहीं करना। देखिए, आप इस चीज को समझिए, यूपी के चीफ मिनिस्टर नाथ पंथ के प्रमुख हैं और नाथ पंथ का जो फॉलोअर्स नेपाल में बहुत है। हम सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से करा रहे हैं। हमने ये सब हथकंडे बंगाल में नहीं अपनाए। हम कितने राज्यों में अपने यहाँ भाई ये सब हथकंडे अपना सकते हैं कि भीड़ को उकसा दिया, मुख्यमंत्री को खतरा हो गया। हम इस पॉलिसी में ही नहीं है। ये जो बिल्कुल सिग्नेचर कहते हैं ना, सिग्नेचर स्टाइल, ये डीप स्टेट की सिग्नेचर स्टाइल है। आपने श्रीलंका में देखी, शेख हसीना बांग्लादेश में देखी, अभी आप नेपाल में देख रहे हैं। ऐसे ही वेस्टर्न सोशल मीडिया बंद होता है, इनकी मैसेजिंग, इनका कंट्रोल, ये सब खत्म हो जाता है। उसको वापस पाने के लिए दंगा कराते हैं और उपयुक्त जो जिन लोगों ने बंद किया उनके ऊपर अटैक कराते हैं। तो अगर हिंदू अटैक करता ना, वो केवल मार खाने के बाद करता है और अच्छी तरह से मार खाने के बाद करता है। ये जो 17-18 लोग मरे हैं, ये सब होने के बाद हम लोगों ने अटैक करना शुरू किया, क्योंकि आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी। क्योंकि गांधी तो नहीं बन सकते कि वो कोई मारने आ रहा है तो आप हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, मरने के लिए तैयार हो जाइए। ये तो नहीं कर सकते। तो सीधी सीधी बातें हमने वो पुश ओवर किया। अब चाइना के BRI को बात कर लेते हैं। जब भारत और चीन का ट्रेड रिलेशन खुल गया है तो जितना कुछ भी चीन ने बना लिया है वो भारत से सुधरे हुए संबंध में ट्रेड रूट के काम आएगा। भारत, देखिए, मोदी लाइन लंबी करते, किसी भी लाइन को काटते तोड़ते नहीं है। तो अगर कोई रेलवे नेटवर्क आ गया है, कोई रेल नेटवर्क नेपाल में आ गया है, फर्दर भारत से होने वाले व्यापार में उसका उपयोग होगा। चाइना के BRI को कोई खतरा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल डीप स्टेट वहां पे बॉम्बिंग की प्लान करे। भारत इस काम को नहीं करेगा किसी भी कीमत पे। अब आ जाते हैं कि नेपाल की जनता बहुत शांति से राजतंत्र चाहती है और वहाँ के जो इस समय ये है नेपाल के आर्मी चीफ, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबने रिजाइन कर लिया है। इन्होंने जो टेक ओवर किया है वो पृथ्वी नारायण शाह के पोर्ट्रेट के नीचे किया है, जो नेपाल के प्रथम राजा थे। तो इसका मतलब है कि
जो हिंदू पातशाही है, राजपाट, उसको वो कर रहे हैं। नेपाली इनको चाह रहे हैं, ये वीरेंद्र शाह है, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी है, रैपर भी है, मैं मॉडर्न नेपाली का फेस है। इनकी 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 सत्ता चाह रहे हैं। तो हिंदुओं को ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें वोट देना था, हमें रैली निकालनी थी, हमारा काम इतने में हो जा रहा था। अगर दंगे है तो इसके पीछे डीप स्टेट है। क्यों? क्योंकि उसका जो नेटवर्क है। आप ये बताइए ना, एवरेस्ट समिट में इतना आने की क्या जरूरत है? सारी दुनिया जो एवरेस्ट समिट के नाम पे आती है, वो नेपाल में अपना काम धंधा फैलाने के लिए आती है। कन्वर्जन आजकल नेपाल में बहुत फैल रहा था, मस्जिद मदरसे और धर्मांतरण बहुत फैल रहा था। नेपाल इस समय बैटलफील्ड बना हुआ था विदेशियों का, जहां पर हर व्यक्ति जो जिसका भी भारत को नुकसान पहुंचाना है, अपनी भूमि तलाश रहा था, अपना भविष्य तलाश रहा था। अगर इस सबको साफ करना है तो एक क्लीन अप ड्राइव होगी। अब इन्होंने शुरू कर दी है, बाकी काम हमारा। जी। मंजू जी, अभी अभी मुझे चाइनीज़ मीडिया में अभी खबर आई है कि जो वहाँ के बच्चे हैं वो मांग क्या रहे हैं। उनकी 5 मांगे हैं, वो पांचों मांगे मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला है कि एक करप्शन के कमीशन बनना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, और जो ऑफिशियल्स पकड़े जाएं, गवर्नमेंट का बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, उसे जेल करने की प्रोविज़न होनी चाहिए। जितने भी एमपीज़ हैं, जितने भी लीडर्स हैं, इन सब की एसेट डिक्लेरेशन होनी चाहिए पिछली 3 जनरेशन तक की, ताकि पता लगे कौन सी फैमिली के पास कितना धन है। और जो ये मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, कोई एमपी है, अगर उन्हें पसंद नहीं आएगा तो आपको राइट है कि आप पिटीशन फाइल कीजिए, उसको मिड टर्म के अंदर, यदि 5 साल तक उसको ढोना है, उसको गिरवा सकते हैं। और जो ये डिजिटली इन्होंने बैन किया है, ये जो इंटरनेट शटडाउन किया है, ये हम सहन नहीं करेंगे। और तीसरा लास्ट है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इनके जो इतने इतने सैलरीज हैं, इतने पर्क्स हैं, इसको कम किया जाए, ताकि उस पैसे को, जो अरबों रुपए बनते हैं, वो यूथ की जॉब्स के ऊपर वो यूज़ किया जाए। ये पांचों के पांचों मांगे तो भारत की भी हैं। अब अगर नेपाल में हो गया है, हम भी यहाँ बोलते हैं राहुल गांधी के पास कितनी धन है हमें पता होना चाहिए। वो पोल डांसर, दुनिया की सबसे महंगी पोल डांसर कैसे बन गई, इतनी ज़मीन चोरी कैसे कर ली जीजा जी ने, ये हमें भी जानने का हक है। और अगर ये पकड़े गए हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इनको बेल क्यों दे देते हैं बिना सुनवाई किए और सेल्फी खिंचवाते हैं? क्या हमारे यहाँ पर ये काम नहीं होना चाहिए? यही पांचों जो डिमांड्स तो हमारी भी हैं। जी देखिए, ये चाइना का डेट ट्रैप का पहला वो है कि वो वहाँ के पॉलिटिशियंस को जो वो चाहें वो खुश करते हैं। आपको जो भी चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, लड़की चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप लीजिए और हमारे मन का काम कीजिए। सो पॉलिटिशियंस की क्या कहना चाहिए, इंक्वायरी भी होनी चाहिए, 3 जनरेशन की होनी चाहिए, वो सब सही है। सैलरी कभी कम मत कीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस को लोभ देने के लिए विदेशी ताकतें बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर कम सैलरी है तो उनके फंसने की चांसेस बहुत रहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ये नियम था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी। यही एक कारण था भारत में सब गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते थे। प्राइवेट में अगर 10,000 मिलती है तो गवर्नमेंट ऑफिसर को 1 लाख मिलती थी। कारण था कि तुम्हें पैसे से खरीदा ना जा सके। कम्युनिस्टों ने सबसे पहला काम किया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी पर ये सब कम करना शुरू किया। क्या हुआ? करप्शन आ गया। आप अगर इस एक तरफ आप बैलेंस होकर के सोचिए, एक इंसान जिसके पास बहुत सारे प्रलोभन है, उसका पेट इतना भर के रखो कि वो प्रलोभन की तरफ ना देखे। आप अगर उसकी थाली में से रोटी खींच लेंगे तो वो दूसरे की तरफ जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, मैं कहती हूँ सबकी सैलरी दुगनी से तिगनी चौगनी बढ़ा देनी चाहिए। ये करप्शन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। इफ दे गेट दिस मनी ऑफिशियली, then they will not be easily corrupted। उसके बाद जो करप्ट हो उसको सीधे, उसमें फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वो फिर जैसे चाइना वाले जेल नहीं करते यहाँ पर। वो सीधा ये होता है कि आपने करप्शन किया है, चेयरमैन ऑफ अ वेरी बिग बैंक अभी यहाँ पर चाइना में पकड़ा गया। उसने पैसे लेकर गलत लोन्स पास करवाए थे अपने टेन्योर के अंदर, रिटायर हो चुका है, पकड़ा गया, 200-300 मिलियन RMB उसके पास मिला।
उसको 2 साल की सजा हुई कि फांसी की सजा दे दी, लेकिन फांसी मिलेगी 2 साल के बाद। चेयरमैन ऑफ द बैंक, जिसके में कि जिसको एक कप ऑफ कॉफी का जो है वो भी उठाना नहीं पड़ता, 2 साल रिगरस उसको हार्ड लेबर करवाएंगे। उसके बाद वो खुद मांगेगा मौत कि प्लीज मुझे फांसी जल्दी चढ़ा दो, मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता। ये हालत है कि मरने से पहले कुछ तो देश का काम करके जाओ। तो मजलिस जी, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो चेंजेस हैं बड़ी फास्ट हो रही हैं, पुराने अलायंसेस टूट रहे हैं, ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। अभी तो और बड़े मुद्दे थे, बात करनी थी, लेकिन नेपाल ने ही सारा टाइम ले लिया, क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, उसमें बहुत कुछ हुआ है। उधर से नॉर्थ कोरिया में बहुत कुछ हुआ है। 5 आइज़ वाले जो ये 5 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इमिग्रेशन के ऊपर लॉ बना लिया कि जिहादियों को अब नहीं आने देना है। भारत ने बना लिया कि नेपाल के जिहादी भारत में ना आ पाए। यानी कि नॉन जिहादी गवर्नमेंट चाहिए सबको, ताकि ये जो 56 इनके कूड़े के ढेर हैं, जहाँ पर ये कॉकरोचों की तरह ये पैदा होते हैं, ये वहीं पर रहें। बाहर जाकर बाकी दुनिया को कॉकरोच की कूड़े का ढेर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमारे आसपास आग लग रही है, क्वेश्चन आखिरी है वाइंड अप करने से पहले, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अब नेपाल, म्यांमार, सब जगह पे आग लगी है। क्या कहीं ये आग भारत की तरफ तो नहीं आ रही? जी, लगाई इसीलिए जा रही है कि स्पिल ओवर इफेक्ट भारत पे हो। और आप ये देखिए कि अभी 15 अगस्त से जो है मोदी जी ने मांगना शुरू किया, भारत का अपना सोशल मीडिया होना चाहिए। और सोशल मीडिया बैन का दौर उसके बाद शुरू हुआ, और सोशल मीडिया बैन पे आतंक का दौर भी उसके बाद शुरू हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं डीप स्टेट रैटल्ड है, उसकी सारी फंक्शनिंग आपके सोशल मीडिया पर बेस्ड है। और बांग्लादेश जैसे कह लें, वहाँ भारत में भी बीम इंटरनेट आ रहा है एलॉन मस्क का, तो कहीं ना कहीं डीप स्टेट का कंट्रोल है। जो चारों तरफ वो किया जा रहा है, एक कारण इसका ये है कि भारत ने अपनी सरहदें ऐसे मजबूत कर ली हैं कि जो वहां आतंकवादी भेजे थे वो भारत में नहीं आ पा रहे। अब आतंकवादी एक मतलब ये कह लीजिए टाइम बॉम्ब, टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह होता है। अगर वो यहाँ आकर के कुछ नहीं करेगा तो उसको वहां कुछ कराना पड़ेगा। और यही चीज हो रही है। एक किसी आतंकवादी के बारे में कहा गया था कि वो उसको ट्रेन किया था मोदी जी के असैसिनेशन के लिए, जब वो गुजरात के सीएम थे, खसाब, यस। जब नहीं कर पाए तो उसको कंज्यूम कर लिया था मुंबई अटैक में। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब से इनको ज्यादा दिन तक बैठाला नहीं जा सकता। और यही कारण है भारत के आसपास आग लग रही है। वो पाकिस्तान जो भारत में बम विस्फोट कराता था, आज बम विस्फोट का वाकई में शिकार है, और इसकी हमको खुशी है। श्रीलंका की भूमि से तमिलनाडु को रेगुलेट किया जाता था, केरल को। तो सारी, आप मालदीव को देखिए, मालदीव अगर सीधे रास्ते नहीं आता तो मालदीव की भी यही दुर्गत होती थी, म्यांमार की यही हो रही है। तो भारत का जो, और भूटान को देख लीजिए, वो समृद्धि के राह पे, क्यों? क्योंकि वो भारत के साथ अपनी प्रगति को मिला करके चल रहा है। ठीक है, चाइना भी अब देखिएगा, आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा, क्योंकि चाइना भी अब भारत से अलाइन हो रहा है। उसको पता है विरोध करने से फायदा नहीं। एस जयशंकर जी ने साफ कहा था, भारत का साथ ना देने की, विरोध करने की नहीं, साथ ना देने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अब वही चीज है, आ जाइए, साथ आ जाइए। चीन जो हमारा मतलब दशकों 60-65 साल का दुश्मन है, उसको भी ये इस बात समझ में आ गई कि मोदी के साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे। जितनी भी आपने नेबरहुड में देखा है, अभी बांग्लादेश में सियासुन्नी दंगे चल रहे हैं, सब जगह ये वो लोग हैं जिनको भारत में आकर के दंगे करने थे। जब कुछ नहीं कर पाए तो बांग्लादेश में कर रहे हैं। जो मिलिट्री जुंटा, जो कुकी वो भड़काना था, जिनको ये अष्टलक्ष्मी जिसे अब हम कहते हैं, पहले 7 सिस्टर्स कहते थे, उसमें वो नहीं आ पा रहे तो वहां पर चल रहा है। रखाइन स्टेट में रोहिंग्या को आम किया जा रहा है। ये सब यूएस के जो स्पेशल एनवॉयज हैं, वो नई तरह से एक बटालियन भारत के खिलाफ जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी हम बात करते हैं कि सितंबर से अक्टूबर तक के बीच में भीषण दंगे कराने थे। अब जब ये जनता भारत नहीं आ सकी, तो जहां थी वहां पर इनको यूज करना, ये हिंसक लोग हैं, ये निकलेंगे और हिंसा फैलाएंगे। अब आप, अच्छा हाँ, एक और भी चीज है, हमेशा से आप देखिए डीप स्टेट का यही रहा है कि हिंदू ने ये कर दिया और किसी से कहा जय श्री राम बोलो, तो इल्जाम आप पे लगते रहेंगे।
समझदारी आपको ये चाहिए कि वो अगर कह रहे हैं कि ये मोदी ने कराया है तो आप समझ जाइए मोदी निशाना थे। That's it. तो आपने एक बड़ी पते की बात बोली, हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे वरना क्रैश करोगे। तो नेपाल की गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं थी तो क्रैश कर गई। बांग्लादेश के अंदर भी हमने ये देखा, बाकी जगह भी यही देखा है। और मैंने 2 वीडियो बनाया था कि भूटान में तरक्की हो रही है, उन्होंने अपनी तरक्की को हमारे साथ अलाइन कर लिया है। और एज़ फार एज हमारे अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आसपास जितनी कंट्रीज़ हैं वो सब कंट्रीज़ के साथ बात कर ली है, रेलवे लाइन पड़ रही है। और पहली बार है कि अजीत डोभाल ट्रेड की बातें बोल रहे हैं आजकल। भाई अजीत डोभाल ने ट्रेड के बारे में बात कर दी, कब से शुरू कर दी? वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, आपको समझ आएगा कि भारत सेफ है तो क्यों है। महेंद्र जी थैंक यू सो मच। ये बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे थे कि क्या भारत ने ये काम करवाया है, क्या चाइना ने करवाया है, क्या अमेरिकन डीप स्टेट ने करवाया है, या लोग जो नेपाल के अपने लोग हैं जो आज जाग रहे हैं, वो सनातनी जिन्होंने दोबारा से 2002 के बाद अब दोबारा से अपना हाथ उठाया कि बहुत हो गया, बहुत दे दिया सम्मान इन जिहादियों को, इनको भगा भगा के मारना है और अपने देश को। गुजरातियों ने तो अपने स्टेट को वापस लिया, नेपाल ने पूरा कंट्री ही वापस ले लिया। यानी कि राहुल गांधी जो हमेशा बोलता है कि हिंदुओं को कभी नहीं बोलेगा, सनातनियों को भूखे मारूंगा, हिंदुओं को नहीं बोलता। आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं में सनातनी में फ़र्क क्या है। सनातनी वो है जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने कभी ना सर झुकाया, ना किसी की फ्री भी लेकर कभी काम किया। कभी आपने सुना है गुजराती ने, जैनी ने कभी बोला हो हमें फ्री भी चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए? कभी भी नहीं। हम खुददार लोग हैं, ये हमेशा अपने बलबूते पे काम करते हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं। और हिंदू वो है राहुल गंदगी जो बोलता है कि मैं सनातनियों को ख़त्म कर दूंगा, वो कहते सनातनियों को ख़त्म करो, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो अल्लाह अकबर नहीं अल्लाह बकरी भी बोलने को तैयार हूँ। ये हिंदू वो है, बस 1 लाख रुपए साल के दे देना, हम उसी में खुश हैं, गला कट जाए कोई दिक्कत नहीं। सो ये जो डिफरेंस है ये नेपाल में हमने देख लिया, वहाँ पर लिटरली सनातनी बाहर निकले हैं और अपनी कंट्री को उन्होंने वापस ले लिया। सो थैंक यू नेपाल फॉर शोइंग अस द वे। अंजलि जी थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।